हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है रोटेशनल मोशन की वीडियो नंबर 6 और आज की इस वीडियो में रोटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज टॉपलिंग। टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए आपको पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए, जैसे फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी कंडीशंस को कैसे हम क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्मल रिएक्शन कैसे शिफ्ट होता है इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में यानी रोटेशन की वीडियो नंबर 5 में डिटेल में समझाया था। तो जो भी लोग नोट्स प्रिपेयर करते हैं पेन कॉपी निकाल लें। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है टॉपलिंग। टॉपलिंग का मतलब होता है अस्थिर होकर लुढ़क जाना। टॉपलिंग हमेशा या तो किसी पॉइंट के अबाउट होती है या फिर किसी कोर के अबाउट होती है। जैसे टॉपलिंग को अगर हम यहां समझें एक सिंपल से देसी जुगाड़ वाले एग्जांपल से, तो ये क्यूबॉइड है, डब्बा है, इसको मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। अगर यहां पे ऐसे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जाए तो आप देखेंगे इस कोर के अबाउट फोर्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर वैल्यू को बढ़ाया जाए तो इस कोर के अबाउट ये जो रिजिड बॉडी है वो ऐसे लुढ़कना शुरू कर देता है। इसी को फिजिक्स में टॉपलिंग कहते हैं। ये देखो ये इस पर्टिकुलर कोर के अबाउट लुढ़कना स्टार्ट कर देता है, इसी को टॉपलिंग कहते हैं। देखो रोटेशनल मोशन में दो चीजें होती हैं, एक है टॉपलिंग और एक है रोलिंग। रोलिंग और टॉपलिंग दो अलग अलग चीजें हैं। रोलिंग मोशन में भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत गहरी फिजिक्स इन्वॉल्व होती है। रोलिंग मोशन हमें इस रोटेशन चैप्टर में आगे मिलेगा, तो जब आगे मिलेगा तब वहां पढ़ेंगे, बट अभी उसका एक बेसिक आइडिया दे देते हैं। वैसे भी रोटेशनल मोशन के शुरुआती वीडियोज में मैंने रोलिंग मोशन के बारे में आपको समझाया था कि सपोज ऐसी कोई बॉडी हो जो स्फेरिकल शेप की है या फिर सिलिंड्रिकल शेप की और सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, या फिर डिस्क है, इस पे अगर हम ऐसा फोर्स लगाएंगे तो ये कभी भी टॉपल नहीं करेगा। इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन रोलिंग मोशन होगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड टॉपलिंग। तो आज की क्लास में हम टॉपलिंग पढ़ने वाले हैं। टॉपलिंग के सारे केसेस को देखेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं उनको देखेंगे। टॉपलिंग हर तरह के ऑब्जेक्ट्स की पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी सिलेंडर इस तरह से रखा हो, इस पर फोर्स लगाया जाए तो ये कभी टॉपल नहीं करेगा, इसका मोशन हमेशा रोलिंग मोशन होगा। पर यही सिलेंडर अगर ऐसे रखा हो तो फोर्स लगाने पे ये टॉपल कर सकता है। तो टॉपलिंग क्लियर हो गया। तो टॉपलिंग के आगे चाहे तो आप लिख लेना अस्थिर होकर लुढ़क जाना। और टॉपलिंग हमेशा या तो किसी पॉइंट के अबाउट होती है या फिर किसी कोर के अबाउट होती है। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसी को यहां बोर्ड पे बनाते हैं और देखते हैं इसमें क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है। यह है हमारा एक क्यूबॉइड, बेस लेंथ मान लेते हैं b, और ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। चलो ऐसे 3 डायमेंशन बना देते हैं। अब अच्छे से फील हो रहा होगा देख के कि हाँ ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब इसमें इसके बेस से h हाइट पे हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया और फोर्स की वैल्यू कितनी है? F। और यहां पे फ्रिक्शन भी है, मान लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? म्यू, यानी सरफेस स्मूथ नहीं है। अब अगर हम यहां एक फोर्स लगाएंगे F और इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, यहां फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, इस फोर्स की वैल्यू को अगर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते चले जाएं, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कई लोगों को मैंने देखा है, कई टीचर्स को मैंने देखा है 5-7 मिनट में ही इस टॉपिक को निपटा देते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसमें मैक्सिमम 1 या 2 केस बताते हैं लोग कि कब स्लीपिंग पहले होगी और टॉपलिंग बाद में होगी, कब टॉपलिंग पहले होगा और स्लीपिंग बाद में होगा। बट हम लोग इसमें टोटल 9 केसेस पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब अगर इस फोर्स F को ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाए
तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन Fs भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो भी कोई बात नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट अगर ये ऑब्जेक्ट अभी फिसल नहीं रहा और टॉपल नहीं कर रहा, मतलब घूम भी नहीं रहा और स्लाइड भी नहीं कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और साथ ही साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो अगर हम इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो F इक्वल होगा हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs के। स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे भी सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है। अगर इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाया जाए तो Fs भी बढ़ेगा, फोर्स की वैल्यू को घटाया जाए तो Fs भी घटेगा। फोर्स की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते चले जाएं तो Fs भी बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ सकता है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। वही कंडीशन होती है जब ये ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लाइड होता है, उस कंडीशन को भी एनालाइज करेंगे। बट यहां अभी इसके टॉपलिंग की कंडीशन को चेक करते हैं। टॉपलिंग की कंडीशन हमें निकालनी है यहां पे। तो फोर्स की वैल्यू को अगर बढ़ाया जाए तो ये भी बढ़ेगा, और अगर इसका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखें तो फोर्स बैलेंस होगा Fs से और mg बैलेंस होगा नॉर्मल रिएक्शन से। बट नॉर्मल रिएक्शन की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और एक्शन लाइन है वो सेंट्रल पॉइंट से पास नहीं होगी। अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क देखें तो इस पॉइंट के अबाउट फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज है, इस Fs का टॉर्क भी क्लॉकवाइज है। तो दोनों मिल के इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट के अबाउट ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी ना किसी फोर्स का टॉर्क जो कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा वो इस दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा। mg तो हमेशा सेंट्रल पॉइंट से ही पास होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब आप यहां से फोर्स लगाएंगे और यहां फ्रिक्शन लगना शुरू होगा तो नॉर्मल रिएक्शन का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो शिफ्ट हो जाता है। अब नॉर्मल रिएक्शन यहां से कहीं एक्ट करेगा। अब इस पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करेगा और ये बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इस फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो Fs भी बढ़ेगा, इन दोनों का क्लॉकवाइज टॉर्क भी बढ़ेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन और किनारे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये नॉर्मल रिएक्शन एकदम कॉर्नर पर शिफ्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो फिगर बना है यहीं पे हम कह सकते हैं कि ये बॉडी अबाउट टू टॉपल है। अगर कहा जाए कि इस बॉडी की कंडीशन कैसी है तो आप बोलेंगे बॉडी इज अबाउट टू टॉपल, मतलब टॉपल करने ही वाली है, क्योंकि फोर्स हमने ग्रेजुअली बढ़ाया। फोर्स के बढ़ने से क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ा, इन दोनों का क्लॉकवाइज टॉर्क कितना बढ़ा कि उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होता चला गया। बट मैक्सिमम वो कहां तक शिफ्ट हो सकता है, कॉर्नर पॉइंट तक। अब अगर फोर्स की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन अब और उधर नहीं जा सकता, इसका क्लॉकवाइज टॉर्क और ज्यादा हो जाएगा। इस पॉइंट के अबाउट ये जो बॉडी है वो ऐसे टॉपल करना शुरू कर देगी। टॉपल करना शुरू करने के बाद क्या होगा उसकी कहानी को भी थोड़ी देर बाद देखेंगे कि अगर फोर्स की वैल्यू को हटा दिया जाए तो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू को अगर हम कम करें तो क्या होगा, कब ये बॉडी पूरी तरीके से लुढ़क जाएगी यानी उस तरफ गिर जाएगी, वो कंडीशन अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी अबाउट टू टॉपल का जो केस है, इस केस में इस फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स की इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क बैलेंस करें, ध्यान रहे अभी भी टॉपलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, बट अबाउट टू टॉपल है, मतलब फोर्स की वैल्यू अगर हल्की सी भी ज्यादा हुई तो फिर ये स्कोर के अबाउट ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे टॉपल करना शुरू कर देगा। तो अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम यहां पे देखें और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें तो इस पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की एक्शन लाइन भी यहीं से पास हो रही है, इसका टॉर्क भी 0, F का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज और mg का टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज, यही दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो फोर्स का टॉर्क निकालते हैं। फोर्स का टॉर्क क्या होगा, F इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी h इक्वल्स टू mg का टॉर्क क्या होगा, mg इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज बेस का जो आधा होगा यानी कि b/2। तो बॉडी अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल की कंडीशन में हो, लुढ़कने ही वाली ऐसी स्थिति में हो, तो फोर्स की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी mgb/2h। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप हर तरह के ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट टॉपलिंग के केस को समझने के लिए अभी फिलहाल
इसके अगर टॉपलिंग के हम कंडीशन को देखें और ये बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल होगी तो उस केस में फोर्स की वैल्यू हमें ये मिलेगी mgb/2h। सोचो जरा, जो फोर्स हम लगा रहे हैं, इस फोर्स में टोटल 3 केसेस पॉसिबल है ना। जो फोर्स यहां पे अप्लाई किया जा रहा है, ये अप्लाइड फोर्स इस पर्टिकुलर फोर्स से कम भी हो सकता है, इस पर्टिकुलर फोर्स के इक्वल भी हो सकता है, और इस पर्टिकुलर फोर्स से ज्यादा भी हो सकता है। तो F की टोटल कितनी कंडीशंस हो सकती हैं, कितने केसेस बन सकते हैं? 3। उसके बाद अगर इसके जस्ट अबाउट टू स्लाइड की कंडीशन को देखें तो ये हम लोगों ने फ्रिक्शन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, इस पे आप एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो यहां क्या लगना शुरू हो जाता है? Fs। अगर धीरे धीरे इस F की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं तो Fs भी बढ़ता चला जाता है, बट फोर्स की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो Fs बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम लिमिट तक ही बढ़ पाता है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स। और जब F के करस्पॉन्डिंग यहां Fs मैक्स लगता है, बस वहीं पे बॉडी अबाउट टू स्लाइड होने वाली होती है। जैसे ही फोर्स की वैल्यू अब और बढ़ेगी, फिर ये Fs मैक्स तो लग ही चुका है, अब ये इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड होने से नहीं रोक सकता। तो अगर बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड की कंडीशन में हो, इफ द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड या स्लिप, तो F किसके इक्वल होगा? Fs मैक्स के इक्वल। यानी F इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा Fs मैक्स की वैल्यू म्यू इंटू n, और n की वैल्यू होती है mg। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड की वैल्यू है, और F की ये जो वैल्यू है ये जस्ट अबाउट टू टॉपल की वैल्यू है। सोचो जरा, ये फोर्स जो हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, फर्दर इसमें 3 केसेस बन सकते हैं ना। पहला केस हो सकता है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो इस पर्टिकुलर फोर्स से कम हो, इसके बराबर हो, या इससे ज्यादा हो। अब सोचो इसमें 9 केसेस कैसे बनेंगे। इसका हम पकड़ेंगे केस नंबर 1, फिर इसका केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 के साथ 3 केसेस बनाएंगे, फिर इसका बीच वाला केस पकड़ेंगे और इसके तीनों केसेस के साथ 3 और केस बनाएंगे, और इसका आखिरी वाला केस पकड़ेंगे और फिर इन तीनों के साथ 3 केस और बनाएंगे। तो टोटल हमें 9 केसेस मिलेंगे कि कब बॉडी स्लाइड करने वाली होगी और फिसलने भी वाली होगी, मतलब स्लाइड भी करने वाली होगी और टॉपल भी करने वाली होगी, कब टॉपलिंग पहले होगी स्लाइडिंग बाद में होगी, कब स्लाइडिंग पहले होगी टॉपलिंग बाद में होगी। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस बनेंगे। तो ये इतना नोट करने के बाद ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू टॉपल। और ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? व्हेन द बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड और स्लिप। अब इसमें चाहे तो आप एक नोट लिख लेना। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें कि अगर m मास का कोई ऑब्जेक्ट जिसका बेस लेंथ b हो, अगर हम बॉटम वाले पॉइंट से h हाइट ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो फोर्स की वैल्यू इतनी जब होगी तो ये जो बॉडी है वो इस स्कोर के अबाउट जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ जाएगी। इसमें सोचो जरा, m कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, g कांस्टेंट है, वो भी चेंज नहीं हो सकता, b अगर एक ऑब्जेक्ट है तो b भी चेंज नहीं होगा। हाँ, h चेंज हो सकता है और f की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। फोर्स हमारे ऊपर है, हम थोड़ा सा भी फोर्स लगा सकते हैं, ज्यादा भी फोर्स लगा सकते हैं, और साथ ही साथ h भी वेरिएबल है, यानी फोर्स यहां पे भी लगाया जा सकता है, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहां भी लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है, यहां भी लगाया जा सकता है। तो अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट है, नोट में आपको क्या लिखना है? F इज इक्वल्स टू mgb/2h से mgb/2 इज अ कांस्टेंट, सो F प्रोपोर्शनल टू 1/h। यानी जस्ट अबाउट टू टॉपल की कंडीशन में अगर h की वैल्यू छोटी हुई तो बॉडी को टॉपल करवाने के लिए हमें पहले की अपेक्षा ज्यादा फोर्स लगाना होगा। जैसे यहां अगर हम समझें, या घर पर अगर आपके बॉटल होगी उसमें पानी भर लेना और पेन से उसको सबसे पहले ऊपर फोर्स लगाना, देखना हल्के फोर्स से ही वैसे टॉपलिंग स्टार्ट कर देता है, टॉपल करना। बट अगर आप नीचे फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे पहले की अपेक्षा फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट के अबाउट या स्कोर के अबाउट टॉपल करना शुरू करेगा। तो यहां मैथमेटिक्स हमें वही बता रहा है कि अगर h की वैल्यू को हम लगातार कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या करनी होगी? इंक्रीज करनी होगी। क्या करने के लिए? इस स्कोर के अबाउट उस ऑब्जेक्ट को टॉपल करवाने के लिए। तो ये इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब इसमें आपको लिखना है केस नंबर 1, केस नंबर 2, कहां तक? केस नंबर 9 तक। और सभी केसेस में आपको अच्छा फिगर भी बनाना है, छोटा छोटा ही बना लेना, बट फिगर जरूर बनाना। तो पहले केस में देखो क्या केस है, राइट डाउन द हेडिंग केस नंबर 1।
पेन कॉपी लेके बैठे नहीं बैठे, ऐसे ही देख रहे हो केवल वीडियो, कोई फायदा नहीं होगा। केस नंबर 1, व्हेन f इज लेस देन mgb by 2h एंड f इज लेस देन mu mg, यानी फोर्स की वैल्यू इससे भी छोटी है और इससे भी छोटी है। तो इससे अगर छोटी है तो क्या होगा? नो टॉपलिंग, और साथ ही साथ फोर्स की वैल्यू अगर इससे भी छोटी है तो नो स्लाइडिंग या नो स्लिपिंग भी आप लिख सकते हैं। और यहां पे ऐसे ही छोटा सा बस एक फिगर बना लेना। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने यहां एक फोर्स लगाया h हाइट पे, फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि ये इस पर्टिकुलर वैल्यू से भी कम है और इस पर्टिकुलर वैल्यू से भी कम है। तो क्या होगा? जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना यहां स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लगेगा, यहां लगेगा mg। नॉर्मलेशन शिफ्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल शिफ्ट होगा। सिंस अभी फोर्स की वैल्यू कम है, जस्ट अबाउट टू टॉपल वाले फोर्स की जो वैल्यू है उससे भी कम है, अभी फोर्स वहां तक भी नहीं पहुंचा, तो नॉर्मलेशन भी कॉर्नर पे नहीं पहुंचेगा, नॉर्मलेशन यहां कहीं होगा। और ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, ना ही टॉपलिंग की कंडीशन है और ना ही स्लाइडिंग की कंडीशन है। तो ये फिगर बना होना चाहिए और साथ में ये केस लिखा होना चाहिए। ये है हमारा केस नंबर 1। तो अच्छे से क्लियर हो रहा है? केस नंबर 1 में क्या हो रहा है? जैसे आपका जो कमरा है ना, उसमें आप जितनी भी फिजिक्स पढ़ने वाले हो 11th 12th में, उसकी 75% फिजिक्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स के जितने भी लॉज आप पढ़ते हो बुक में, सबको आप अपने कमरे में ही देख सकते हो। आपके कमरे में जो टेबल रखा है या जो पलंग होगा या सोफा होगा, चलते चलते ना उनको छेड़ा करो। ऐसे चल रहे हो, टेबल पे हल्का सा एक फोर्स लगाओ, छेड़ो उनको, टच करो, देखो ना वो स्लाइड हुए और ना ही वो टॉपल हुए। इसका मतलब जो आपने फोर्स लगाया वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से भी छोटा था और इस पर्टिकुलर वैल्यू से भी छोटा था। सपोज ये पार्ट आता है 10 न्यूटन, ये पार्ट आता है 12 न्यूटन और आपने जो फोर्स लगाया वो 5 न्यूटन है, तो क्या होगा? ना बॉडी स्लाइड करेगी और ना ही बॉडी टॉपल करेगी। पहला केस क्लियर हो गया, वेरी गुड। सोचो अब केस नंबर 2 क्या बनेगा? When f less than mgb by 2h and f is equals to mu mg, ऐसा भी हो सकता है, फोर्स की वैल्यू इससे छोटी हो और इस पर्टिकुलर वैल्यू के क्या हो? इक्वल हो। इस केस में अगर फोर्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटी होगी तो नो डाउट नो टॉपलिंग, टॉपलिंग तो नहीं ही होगी। बट फोर्स इसके इक्वल आ गया है, इसका मतलब बट बॉडी इज about to slip या about to slide, बॉडी फिसलने ही वाली कंडीशन में होगी लेकिन टॉपलिंग अभी नहीं होगी। फिर इस केस में भी अगर इसका हम फिगर बनाए तो कैसा फिगर बनेगा? फोर्स लगाया हमने ऐसे F, यहां लगा mg, अब यहां पे क्या लग रहा है? यहां लग रहा है Fs max। Fs max लगने का मतलब बॉडी अब चलने ही वाली है, बट अभी भी इसका और इसका इतना टॉर्क नहीं बना कि इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर सके। नॉर्मल एक्शन अगर आपसे पूछेंगे क्या इसमें भी नॉर्मल एक्शन शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा, और नॉर्मल एक्शन कॉर्नर पे नहीं पहुंचेगा। इस केस में क्या हो रहा है? बॉडी टॉपल नहीं करेगी लेकिन जस्ट अबाउट टू स्लाइड या जस्ट अबाउट टू स्लिपिंग वाली कंडीशन में होगी, लेकिन अभी भी ये रेस्ट स्टेट में है, अभी ये अबाउट टू स्लाइड है बट अभी चल नहीं रहा है। तो अभी भी आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और साथ ही साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा। केस नंबर 3 देखें। केस नंबर 3 सोचो क्या होगा? व्हेन f इज लेस देन mgb by 2h एंड f इज ग्रेटर देन mu mg, तो क्या होगा इसमें? नो टॉपलिंग, टॉपलिंग तो नहीं ही होगी, बट इस केस में क्या होगा? फोर्स की वैल्यू म्यू mg से भी ज्यादा हो जाए तो बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी। जैसे अगर यहां पे हम देखें तो इस सरफेस पे आपने रखा है इसको, देखो यहां फोर्स लगाने पे क्या होगा? ये टॉपल नहीं कर रहा है, ये स्लाइड कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ केस है कि फोर्स लगाने पे क्या हो रहा है? बॉडी टॉपल तो नहीं करेगी बट इस पर्टिकुलर यानी Fs max से भी आप ज्यादा बड़ा फोर्स लगाओगे तो ये स्लाइड करना शुरू कर देगा। नो टॉपलिंग बट स्लाइडिंग। इसमें भी एक फिगर बनाएंगे, इस फिगर को इसी में बना दें,
इसको आई होप आपने बना लिया होगा। फोर्स लगाया आपने ऐसे, अब यहां पे अगर ये बॉडी स्लाइड करेगी तो Fs या Fs मैक्स नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा Fk, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी भी टॉपलिंग नहीं हो रही है, तो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो होगी ही होगी। तो इसके और इसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट से हटेगा, उस तरफ शिफ्ट होगा, ताकि उसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इन दोनों के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर सके। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये मूविंग कंडीशन में है, इट इज मूविंग। कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, मैंने अभी एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया आपको। अब आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। केस नंबर 4 देखा जाए, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो रहा है आपको? वेरी गुड। केस नंबर 4 क्या होगा? खुद सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो केस नंबर 4 क्या होगा। इफ या व्हेन F इज इक्वल्स टू mgb by 2h, जैसा ही फोर्स इसके इक्वल हुआ, तुरंत आप चाहे तो बॉडी पे इसका इफेक्ट लिख सकते हो। बॉडी इज जस्ट अबाउट टू टॉपल, बट F इज लेस देन म्यू mg। जो फोर्स की वैल्यू है वो mgb by 2h के इक्वल है, बट म्यू mg से छोटी है। जैसे सपोज इसकी वैल्यू 10 न्यूटन है और म्यू mg की वैल्यू 15 न्यूटन है, तो आपने जो फोर्स लगाया वो 10 न्यूटन का है। तो अभी Fs मैक्स 15 न्यूटन तक लग सकता है और आपका फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ गया। लेकिन फोर्स की वैल्यू अगर म्यू mg से छोटी होगी तो क्या होगा? इसमें स्लिपिंग तो नहीं ही होगी, तो बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपलिंग वाली कंडीशन में होगी, बट नो स्लिपिंग। इसमें फिगर कैसे बनेगा? फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर बनाते रहना। यहां पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट, हमने लगाया एक फोर्स ऐसे F h हाइट पे, फोर्स लगाएंगे, और अगर ये बॉडी टॉपल करने ही वाली है बट अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहां लगेगा इस F के करस्पॉन्डिंग Fs, सिंपल वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। Fs मैक्स नहीं, क्योंकि Fs मैक्स की वैल्यू से अभी ये छोटा है, तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही Fs लगेगा। यहां पे क्या होगा? यहां पे लगेगा mg। नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा? नॉर्मल रिएक्शन पहुंच गया होगा एकदम कॉर्नर पे, और क्या होगा? बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ चुकी होगी। फोर्स की वैल्यू जैसे हल्की सी भी बढ़ेगी, अब ये बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, इस पर्टिकुलर कोर के अबाउट ऐसे टॉपल करना शुरू हो जाएगी। टॉपल का मतलब होता है अस्थिर होकर लुढ़क जाना। जैसे कोई भारी भरकम आदमी है, मोटा आदमी जिसका तोंद निकला हुआ है, मध्य प्रदेश बहुत विकसित है, उसको अगर बोला जाएगा कि तुम आगे की ओर झुकते चले जाओ, तो आगे की ओर झुकते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो अपने आप टॉपल कर जाएगा, क्योंकि mg का टॉर्क ज्यादा हो जाता है। अभी उसको भी डिस्कस करेंगे अगर टाइम मिला तो, नहीं तो फिर अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर टॉपल नहीं कर पा रहा है तो पीछे से दो ऐसा धक्का कि टॉपल कर जाए। अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर 5 की तरफ। मजा आ रहा है पढ़ने में? केस नंबर 5 क्या होगा? इफ F इज इक्वल्स टू mgb by 2h एंड साथ ही साथ F इज इक्वल्स टू म्यू mg। फोर्स की वैल्यू इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है कि जो फोर्स लगाया जाए वो Fs मैक्स के भी इक्वल हो, और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में जो फोर्स की वैल्यू आती है उसके भी इक्वल हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी इज जस्ट अबाउट टू टॉपल एंड स्लाइड, दोनों ही चीज एक साथ होने ही वाली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं। इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में बॉडी टॉपल भी करने वाली है और साथ ही साथ स्लाइड भी करने वाली है। यानी यहां लगाया हमने F, ये है H। अब पीछे क्या लग रहा होगा? बॉडी अबाउट टू स्लाइड है तो Fs मैक्स, और यहां लगेगा mg, और यहां लगेगा कॉर्नर पे नॉर्मल रिएक्शन n। स्लाइड भी करने ही वाला है और टॉपल भी करने ही वाला है, बट कर नहीं रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इस केस में आपसे पूछा जाए कि म्यू की वैल्यू को आप कैलकुलेट करके बताओ, क्या कैलकुलेट करके बताओ? म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ,
तो अगर ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं तो म्यू एम जी इज इक्वल्स टू होगा एम जी बी बाई टू एच के। यहां से एम जी से एम जी कैंसिल, म्यू इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा बी डिवाइडेड बाई टू एच। कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे सपोज बी की वैल्यू को 1 मीटर कर दिया जाए, एच की वैल्यू को भी 1 मीटर कर दिया जाए, तो बी 1 मीटर एच भी 1 मीटर, तो म्यू की वैल्यू आएगी 0.5। तो अगर उतनी रफनेस हुई तो अगर आप ये फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में होगी। तो ये कंडीशन भी आपको क्लियर हो गया। केस नंबर 5, म्यू की वैल्यू कोई पूछ दे तो कितना होगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए जो हमने 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी लिया है क्यूबॉइड शेप का, उसके लिए म्यू की वैल्यू होगी बी बाई टू एच। अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर 6 की तरफ। केस नंबर 6 क्या होगा, सोचो जरा। केस नंबर 6 क्या होगा? केस नंबर 6, if f is equals to mgb by 2h and f is greater than mu mg। जो फोर्स हमने लगाया है वो mgb by 2h के जस्ट इक्वल है, बट mu mg से ज्यादा है। सपोज mu mg की वैल्यू 10 न्यूटन है और mgb by 2h सॉल्व करने पे आ रहा है 12 न्यूटन, और हमने ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाया वो 12 न्यूटन है, तो वो fs max से ज्यादा है। fs max से अगर ज्यादा होगा तो बॉडी नो डाउट स्लाइड कर रही होगी, बट फोर्स इसके जस्ट इक्वल है, मतलब बॉडी स्लाइड तो कर रही है बट जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है, यानी फोर्स की वैल्यू अब हल्की सी भी और बढ़ी तो स्लाइडिंग के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे टॉपल करना भी शुरू कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, बॉडी इज स्लाइडिंग and it is just about to topple। फिगर कैसे बनेगा? अगर बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड है तो क्या यहां एफ एस मैक्स लग रहा होगा? नहीं, यहां लग रहा होगा एफ के, और साथ ही साथ यहां पे एम जी लगेगा, और नॉर्मल एक्शन जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में तो हमेशा कॉर्नर पे ही लगता है। तो ये है फिगर, इसमें क्या है, ये मोशन स्टेट में रनिंग कंडीशन में है। यहां क्या लग रहा है, एफ के, बॉडी स्लाइडिंग कंडीशन में और जस्ट अबाउट टू टॉपल है। तो ये 6 केस क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं केस नंबर 7, 8 और 9 की तरफ। अब कहां पहुंच गए हम लोग? अब पहुंच गए हम लोग केस नंबर 7 में। केस नंबर 7 क्या होगा? फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? इफ एफ इज ग्रेटर देन एम जी बी बाई 2h। आपका सोचना बिल्कुल सही है, अगर फोर्स की वैल्यू से ज्यादा होगी तो टॉपलिंग तो हो ही रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉडी ऐसे स्कोर के अबाउट ऐसे लुढ़क रही होगी, बट अगर ये फोर्स म्यू एम जी से छोटा है तो क्या होगा, टॉपलिंग बट नो स्लाइडिंग। जैसा कि सबसे पहले वाले एग्जांपल में मैंने इसको लिया था, अगर ऐसे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखें और ऐसे फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये स्लाइड नहीं होगा, बस स्कोर के अबाउट ऐसे टॉपल करेगा। वही वाला केस है ये। तो इसमें फिगर कैसे बनेगा? फिगर बनाने में फिर से आप एक फिगर बनाएं। फिगर बनाने में कंजूसी मत करना, ऐसे नहीं मिलेगा आपको किसी भी बुक में, किसी भी वेब पेज पे, किसी के भी नोट्स में। ये रहा फोर्स, ये H, यहां क्या लगेगा? अगर आपसे पूछें कि यहां कौन सा फोर्स होगा, Fs होगा, Fs मैक्स होगा, Fk होगा, तो नो स्लाइडिंग की कंडीशन है और बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में नहीं है। अगर फोर्स की वैल्यू म्यू एम जी यानी Fs मैक्स से छोटी है तो यहां सिंपल स्टैटिक फ्रिक्शन Fs लगेगा, Fk इक्वल होगा, mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, और बॉडी टॉपलिंग की कंडीशन में है। टॉपलिंग की कंडीशन में, इसका मतलब फिगर ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो नो डाउट यहीं से पास कर रहा होगा, बट ये बॉडी ऐसे उठ चुकी होगी, ये ऐसे पहुंच गई होगी, ऐसा कुछ होगा। ये लगाया हमने फोर्स, ये कंडीशन है। फिगर में ऐसे बना लेना ताकि दिखे कि हाँ ये ऐसे इस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रहा है। तो अगर फोर्स की वैल्यू mgb by 2h से बड़ी होगी लेकिन म्यू mg से छोटी होगी तो बॉडी स्लिप नहीं करेगी, उस स्कोर के अबाउट उसका टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब टॉपलिंग होने के बाद क्या होगा, अगर बीच में ही फोर्स की वैल्यू हटा ली जाए
तो क्या होगा, ये वापस आएगा या लुढ़क जाएगा। कब वापस आएगा, कब पूरी तरीके से दूसरी तरफ लुढ़क जाएगा, उसको भी अभी देखेंगे। फिलहाल पहले आप सारे केसेस देख लो। केस नंबर 7 क्लियर हो गया। केस नंबर 8, केस नंबर 8 क्या है, इफ f इज ग्रेटर देन mgb/2h बट f इज इक्वल्स टू म्यू mg। बताओ अच्छा क्या होगा इस केस में, बॉडी इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड एंड टॉपलिंग स्टार्ट्स। टॉपलिंग शुरू हो चुकी होगी और बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में भी होगी। तो इस केस में कैसा फिगर बनेगा, इस केस में क्या होगा, आपने लगाया एक फोर्स F h हाइट पे, यहां अब लग रहा है Fs मैक्स, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में है, नॉर्मल एक्शन यहां लगेगा बट टॉपलिंग भी शुरू हो चुकी है। टॉपलिंग शुरू हो चुकी है तो अब बॉडी ऐसे पोजीशन में नहीं रहेगी, अब ये फिर ऐसा कुछ इसका फिगर बनेगा। समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आगे केस नंबर 9 की। ये हमारा लास्ट केस है। इसमें क्या होगा, इफ f इज ग्रेटर देन mgb/2h एंड साथ ही साथ f इज ग्रेटर देन म्यू mg। सोचो जरा क्या होगा, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से एनालाइज करो कि इस कंडीशन में क्या होना चाहिए। रियल लाइफ में क्या कभी ऐसा सिचुएशन देखने को मिलता है, रियल लाइफ के उस एग्जांपल से, उस सिचुएशन से कनेक्ट करो इस केस को। फोर्स की वैल्यू अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा है तो क्या होगा, बॉडी टॉपल तो कर ही रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर f की वैल्यू म्यू mg से भी ज्यादा है, सपोज म्यू mg कैलकुलेट करने पे आया 10 न्यूटन, इसको सॉल्व करने पे आया 12 न्यूटन, आपने जो फोर्स लगाया वो है 15 न्यूटन, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, तो क्या होगा, बॉडी स्लाइड भी करेगी और टॉपल भी करेगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई डब्बा रख लो या कोई बॉटल रख लो, अगर उस पर फोर्स लगाया जाए ज्यादा, बहुत ही तेजी से फोर्स लगाया जाए, या बॉल से अगर खींच के मारा जाए ताकि वैसा इंपैक्ट पड़े और वैसा इंपल्सिव फोर्स लगे, तो आप देखेंगे वो आगे भी जाएगा और ऐसे स्लाइड भी करने के साथ साथ ऐसे टॉपल भी करेगा। वही ये कंडीशन है, वही ये केस है। इसमें क्या होगा, स्लाइडिंग एज वेल एज टॉपलिंग। तो इसमें कैसा फिगर बनेगा, ये है हमारा रिजिड बॉडी, आपने लगाया ऐसे फोर्स h हाइट पे, अब यहां लगेगा Fk। अगला फिगर क्या होगा, ये अब यहां नहीं होगा, अब ये यहां कहीं पहुंच चुका होगा और ये वाला इसका जो कोर है वो थोड़ा सा ऐसे उठ चुका होगा, ये होगा, ये आगे भी जाएगा और साथ ही साथ ये ऐसे टॉपल भी करेगा। तो ये है केस नंबर 9। तो आई होप इतने सारे केसेस आपको क्लियर हो गए। अब इसमें देखो, जो शुरू में हम लोगों ने केस निकाला था कि जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली जो कंडीशन होती है, उसमें हम लोगों ने जो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, mgb/2h। उसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है, उसको भी समझते हैं। उसमें हम कपल का जो टॉर्क होता है उस कॉन्सेप्ट से इस कंडीशन को निकालेंगे। 2 मिनट लगेगा बट उसको भी समझ लेना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। किसी भी कपल के टॉर्क के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब भी 2 फोर्स, कितने फोर्स, 2 फोर्स, कपल में वो कपल नहीं जो पार्क में बैठे रहते हैं, दूसरा कपल है, ये फिजिक्स का कपल है। जब भी 2 फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, तो ये भी 15 न्यूटन, और डायरेक्शन में अपोजिट हो और उनकी एक्शन लाइन के बीच में थोड़ी सेपरेशन हो, तो इस तरह के अगर फोर्सेस का जोड़ा हमें मिलता है, कपल हमें मिलता है, तो उसको हम फिजिक्स में कपल बोलते हैं, फोर्स का कपल। तो सपोज यहां एक फोर्स लग रहा है F और यहां एक फोर्स लग रहा है सेम F, और रॉड की लेंथ है L, तो ये इतना L/2 होगा, ये इतना भी L/2 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, और दोनों की एक्शन लाइन में L सेपरेशन है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं कपल। अब कपल का टॉर्क मैंने पढ़ाया था और बोला था कि इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला आगे भी जब आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ोगे, तो वहां भी इसका फॉर्मूला काम आता है। तो वहां मैंने एक छोटा सा पॉइंट नहीं बताया था,
यहां उसका यूज होगा, यहां उस पॉइंट को देखते हैं। देखो इसका टॉर्क मैंने निकाला था, टॉर्क कैसे निकाला था? टॉर्क इज इक्वल्स टू, पहली बात कपल में जो दोनों फोर्सेस लगते हैं इनका टॉर्क का सेंस सेम होता है। देखो अगर इस पॉइंट के अबाउट या सपोज यहां से कोई एक्सिस पास हो रही है, इस फोर्स का जो टॉर्क है वो ऐसा होगा, इस रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है। और ये वाला फोर्स भी इस रॉड को ऐसे क्लॉकवाइज ही घुमाने की टेंडेंसी रखता है। तो सिंस दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क का सेंस है वो सेम है, इसलिए टॉर्क अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का टॉर्क जोड़ना होगा। नो मैटर साइन में आप इसका टॉर्क पॉजिटिव लिखते हो कि नेगेटिव लिखते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल दोनों का टॉर्क अगर निकाल कर जोड़ा जाए तो F इंटू इसकी एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस इस फोर्स का अगर हम टॉर्क देखें तो फोर्स F इंटू इसकी एक्शन लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2। कितना आएगा? ये आएगा F इंटू L, FL/2 प्लस FL/2 FL। यानी टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों में से कोई एक फोर्स आपने ले लिया, दोनों फोर्स इक्वल हैं, मल्टीप्लाइड बाई दोनों फोर्स की एक्शन लाइन की बीच की सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां समझाने वाली बात ये थी जो पहले छूट गई थी, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट क्या है कि किसी भी कपल का टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम होता है। अभी यहां इन दोनों कपल का टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकाला गया है? सेंट्रल पॉइंट के अबाउट या रॉड के मिड पॉइंट के अबाउट। अगर इसका टॉर्क हम यहां कहीं किसी पॉइंट के अबाउट निकालें या फिर यहां कहीं किसी पॉइंट के अबाउट निकालें, टॉर्क इन दोनों फोर्सेस का सेम होगा। देखो चेक कर लेते हैं। मान लो यहां एक पॉइंट है P, हमें इस P पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है। तो ये लेंथ हुई L, ये फर्दर इतनी लेंथ मान लेते हैं X। अब अगर टॉर्क कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका सेंस और इसका सेंस क्या है? इसका जो सेंस है वो है क्लॉकवाइज, इसका जो सेंस है वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्या होगा? अगर हम इसका टॉर्क कैलकुलेट करें तो लिखेंगे फोर्स F इंटू फोर्स की एक्शन लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी L प्लस X। क्लॉकवाइज टॉर्क वैसे तो हम नेगेटिव लेते हैं, बट अगर यहां पॉजिटिव ले लें, चलो नेगेटिव लगा देते हैं। अब इसके टॉर्क को हम कैसा लिखेंगे? पॉजिटिव। फोर्स हुआ F इंटू फोर्स की एक्शन लाइन की पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि X। तो ये हमें मिलेगा -FL माइनस FX प्लस FX। आप देख सकते हो ये वाला टर्म कट जाता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आया -FL। वहां मैंने साइन नहीं लिया था, यहां हमने साइन के साथ लिया है, पर मैग्नीट्यूड आप देखो F इंटू L ही मिलेगा, यानी दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दोनों फोर्सेस के बीच की सेपरेशन। तो नो मैटर आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालो, कपल का टॉर्क हमेशा सेम मिलता है। ये पॉइंट बहुत ही समझने वाली और याद रखने वाली है। अब इस छोटे से कॉन्सेप्ट को हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी बॉडी अगर जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में हो तो हम इस कपल के कॉन्सेप्ट से भी उसकी इस कंडीशन को, फॉर्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? यहां कोई क्यूबॉइड है, एक रिजिड बॉडी है जैसा मैंने पहले भी लिया था। यहां लगाया हमने एक फोर्स F, यहां लगा Fs। अभी बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है तो यहां सिंपल वाला स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। 9 केस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप चाहे तो पकड़ भी सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाला केस है। इन दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है? H। तो अच्छा F हमेशा Fs के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये दोनों एक कपल फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट और एक्शन लाइन एक दूसरे से सेपरेटेड है H हाइट पे। तो ये कपल है। ये कपल अगर इस पॉइंट के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट हम सोचें तो वो इस पर्टिकुलर रिजिड बॉडी को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की टेंडेंसी रखता है। अब इसके इस टेंडेंसी को, इनके इस टॉर्क को बैलेंस कौन करेगा वो देखते हैं। mg लगा नीचे और जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाता है? कॉर्नर पे। अब बताओ अच्छा यार, नॉर्मल रिएक्शन भी हमेशा mg के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये n और mg भी एक कपल फॉर्म करते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है। n और mg भी क्या है? एक कपल है। ये भी एक जोड़ा है, बलों का जोड़ा, फोर्सेस का जोड़ा, और वो भी एक जोड़ा है।
अब अगर इसका और इसका, इस कपल का हम टॉर्क देखें तो ये जो टॉर्क है वो इस ऑब्जेक्ट को ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। तो अगर बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है तो भी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों का या इस कपल का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो बैलेंस हो रहा है किससे? इन दोनों कपल के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से। ये डिस्टेंस कितनी थी? ये डिस्टेंस थी बेस का आधा यानी b/2। तो इस कपल का अगर हम टॉर्क निकालेंगे क्या करेंगे? दोनों में से कोई एक फोर्स लिखेंगे, फोर्स तो सेम ही है, F लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच की सेपरेशन यानी H इज इक्वल्स टू उस कपल का टॉर्क लिखेंगे तो क्या होगा? दोनों में से कोई एक फोर्स ले लिया यानी mg, दोनों तो इक्वल ही है, इनटू दोनों के एक्शन लाइन के बीच की सेपरेशन विच इज b/2। एक लाइन में ऐसे भी आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, वही आएगी mg b/2h। तो ये कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए आप दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, सिंपल टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, नहीं तो कपल का जो टॉर्क होता है उससे भी आप इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इसके बाद क्या करना है वो तो आपको पता ही है। अब किसी को पढ़ाना भी होगा तो पढ़ा लोगे। ये कंडीशन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कंडीशन अल्टीमेटली फोर्स की वैल्यू ये मिलेगी, इस फोर्स की वैल्यू पे बॉडी की पोजीशन कैसी होगी? बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में होगी। उसके बाद 9 केस बना के समझा देना अच्छे से। अब आप हेडिंग डालो टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और इसमें अभी हमें कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अच्छा, एक चीज छूट गया, नोट्स बनाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इस हेडिंग से पहले आपको क्या करना है? देखो अभी हम लोगों ने जो केस पढ़ा था उसमें F इज इक्वल्स टू mg b/2h इस हेडिंग से पहले ही लिखना है। ये क्या कंडीशन होती थी? फोर्स की इस वैल्यू के लिए बॉडी की हालत कैसी होती थी? जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में होता था। और F इज इक्वल्स टू म्यू mg, अगर फोर्स की वैल्यू इसके इक्वल है तो क्या होता था बॉडी की कंडीशन? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। सोचो जरा, सपोज समझने के लिए ये सॉल्व करने पाया 10 न्यूटन और ये सॉल्व करने पाया 12 न्यूटन। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। अब अगर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो तो बढ़ते 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 वो यहां तक पहले पहुंचेगा। तो यहां तक पहले पहुंचेगा यानी बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में आ जाएगी। और टॉपलिंग तो अभी नहीं होगी, क्योंकि टॉपलिंग कब होगी? जब वैल्यू बढ़ते बढ़ते 12 न्यूटन तक पहुंचेगी। फिर जैसे ही इससे वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ी, बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगी और टॉपलिंग नहीं होगी, यानी स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग होगा। यहां टॉपलिंग से पहले स्लाइडिंग हो जाएगा। और अगर सपोज ये 12 न्यूटन हो और ये 10 न्यूटन हो और आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हो तो क्या होगा? 10 न्यूटन तक जैसे ही फोर्स पहुंचेगा बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आ जाएगी और स्लाइडिंग नहीं होगी। फिर जैसे ही फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी क्या होगा? बॉडी टॉपल करना शुरू कर देगी और स्लाइडिंग नहीं होगी। यानी इस केस में क्या हो रहा है? टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग। तो टॉपलिंग पहले होगा कि स्लाइडिंग पहले होगा वो डिपेंड करता है कि ये वाली वैल्यू तक फोर्स पहले पहुंचता है कि इस वाली वैल्यू तक फोर्स पहले पहुंचता है। और दोनों में से किस वैल्यू तक फोर्स पहले पहुंचेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू कम है। तो यहां अगर आपसे 2 कंडीशन पूछा जाए, लिख लेना ऐसे नोट में ना। कैसे लिखना है आपको? नोट बना लेना एक, और नोट में लिख लेना फॉर जस्ट अबाउट टू टॉपल F मस्ट बी इक्वल टू इतना, और जस्ट अबाउट टू स्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? म्यू mg। अब आप इसमें लिखना टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग, और यहां लिखना स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग। स्लाइडिंग पहले ही हो जाए, टॉपलिंग बाद में हो, यानी फोर्स की वैल्यू यहां तक पहले पहुंच जाए, यहां तक बाद में पहुंचे। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए? म्यू mg की वैल्यू छोटी होनी चाहिए mg b/2h से। ये कंडीशन पकड़ में आ रही है? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? इसमें mg से mg चाहे तो आप उड़ा भी सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वालिटी में दोनों साइड उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां हमें मिलेगा म्यू लेस देन b/2h। अगर म्यू की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से हल्की हुई, कम हुई, तो बॉडी में मतलब जो सतह है, जो सरफेस है, उसमें रफनेस कम होगी, चिकना सरफेस होगा। तो फोर्स की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते जब बढ़ाने लगेंगे तो ये कंडीशन पहले पहुंच जाएगी और बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में आ जाएगी, फिसलने लगेगी।
और टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाली चीज छोटी होनी चाहिए उससे, तो हमें मिलना चाहिए mg/2h, ये छोटा होना चाहिए μmg से। कोई डाउट नहीं है इसमें भी mg से mg निपटा दो आप। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए b/2h से। तो जो केस मैंने लिया था, जो क्यूबॉइड शेप का रिजिड बॉडी मैंने लिया था, उसके लिए आपने 9 केस समझे और ये भी समझ लिया कि बॉडी कब स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग होगी और कब टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग होगी। और अगर कोई पूछ दे कि कब टॉपलिंग और स्लाइडिंग दोनों साथ साथ होगी, उसका कंडीशन क्या होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। इसी में एक नोट और बना लेना, लिख लेना कि इफ स्लाइडिंग और टॉपलिंग दोनों एक साथ हो तो जिस पर्टिकुलर फोर्स के लिए ऐसा होगा, या उस केस में अगर म्यू की वैल्यू हम निकालें तो फोर्स की वैल्यू अगर ये है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन है, फोर्स की वैल्यू अगर ये है तो जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गए तो क्या होगा, जैसे ही आप फोर्स लगाओगे बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड और जस्ट अबाउट टू टॉपल दोनों ही कंडीशन में आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है। mg से mg कैंसिल, म्यू की वैल्यू हमें मिलेगी b/2h। इसको निकाला भी था शायद मैंने, वहां निकाले होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें नोट बना के लिख लेना। अब आप हेडिंग डालो, क्या, टॉपलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। देखो इंक्लाइंड प्लेन पे कैसे टॉपलिंग होगी और उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई प्रॉमिस आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माइंड में फिगर बना के ही आप बता दोगे क्वेश्चन में अगर जो भी पूछा जाएगा वो। तो ध्यान से देखो, ये है कि इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अभी फिलहाल है थीटा, अब इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी। यहां पे रखा आपने एक क्यूब, एक्चुअली में ये ऐसा कुछ होगा इसका फिगर, अब फील हो रहा होगा आपको। अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, mg लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। mg के चाहे तो आप 2 कंपोनेंट भी कर सकते हैं, ये एंगल थीटा ही होगा, हजारों बार बता चुके हैं। जो एंगल 2 लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल, इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर नॉर्मल, यहां भी एंगल थीटा ही होगा। तो mg का ये जो कंपोनेंट आएगा वो होगा mg cos थीटा, और जो ये कंपोनेंट होगा ये आएगा mg sin थीटा। इसमें कोई डाउट नहीं है। सपोज क्वेश्चन में ये गिवन है, यहां भी चाहे तो 9 केसेस बन सकते हैं। कितने केसेस बन सकते हैं, 9, पर अब उतने केसेस नहीं डील करने। मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि जो सरफेस है वो सफिशिएंटली रफ है। सफिशिएंटली रफ है मतलब अगर इसका हम इंक्लिनेशन बढ़ाते चले जाएं तो स्लाइड अब ये फिलहाल नहीं करेगा। अगर कुछ कर सकता है तो ये क्या कर सकता है, टॉपल कर सकता है, मतलब सफिशिएंट रफ है, यहां पे रफनेस बहुत है। तो यहां पीछे क्या लगेगा, पीछे लगेगा Fs, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर इसकी वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएं तो Fs बढ़ेगा, जब तक Fs मैक्स आएगा उससे पहले ही टॉपलिंग हो जाएगी। मतलब टॉपलिंग करवाने में हमें ये नहीं सोचना कि फ्रिक्शन कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही Fs मैक्स वाली कंडीशन रीच कर जाए, वो हमें नहीं देखना अभी। अब इसमें सोचो जरा, फिर से अगर हम दोनों कॉन्सेप्ट्स से सोचें, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो इस पॉइंट के अबाउट mg cos थीटा का टॉर्क 0, mg sin थीटा का टॉर्क 0, Fs का टॉर्क आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंट्रल पॉइंट से पास नहीं होगी, वो यहां कहीं से पास होगी। नॉर्मल रिएक्शन यहां से कहीं से पास होगा, ताकि नॉर्मल रिएक्शन का इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क इस Fs के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस कर ले। अब अगर इसका हम इंक्लिनेशन बढ़ाते चले जाएं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जाएगी। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो ये mg साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो पीछे Fs भी बढ़ेगा। तो अगर Fs बढ़ेगा तो इस पॉइंट के अबाउट Fs अगर बढ़ रहा है तो इसका टॉर्क भी बढ़ रहा है। उसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए अगर ये ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं कर रहा है तो पक्का है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में करने के लिए ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो और इधर शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होते 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 जब ये कॉर्नर पे पहुंच जाएगा
तभी ये बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में आएगी। और उसी केस में ये जो थीटा है ये वो मैक्सिमम थीटा होगा जहां तक आप इस इंक्लाइंड प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ा सकते हो कि बॉडी टॉपल ना करे। जैसे ही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा होगा वैसे ही नॉर्मलाइजेशन कॉर्नर पे तो पहुंच ही चुका था, अब ये इसको टॉपल करने से नहीं रोक पाएगा। अब ये इस कोर के अबाउट ऐसे टॉपल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे यहां भी आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे हमने रखा ये ऐसे एक क्यूबॉइड जो भी है। अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये ऐसे ऐसे टॉपल करना शुरू कर देगा। समझ गए? अब इसमें देखो क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, इंक्लाइंड प्लेन पे जब भी टॉपलिंग का क्वेश्चन बनता है, ऐसे तो बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखेंगे उन सबको। पहला प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन करते हैं, इसमें पूछा जाएगा कि थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ जहां तक कि ये टॉपल नहीं करेगा, मतलब थीटा जैसे ही उससे बढ़ेगा टॉपलिंग शुरू कर देगा। तो जब इस थीटा की वैल्यू आप बढ़ाओगे और नॉर्मल रिएक्शन ये इधर शिफ्ट होगा ना, तो उसमें एक चीज और होगी, उसी चीज को आपको समझना है। हमने थीटा की वैल्यू को क्या किया, बढ़ा दिया। अब हमारा जो क्यूब है इसका ध्यान देना, ये जो mg की एक्शन लाइन है, किसकी एक्शन लाइन, mg की। नॉर्मल एक्शन तो एकदम कॉर्नर से पास हो रहा होगा, बट अभी हमें क्या ध्यान देना है, इस mg की एक्शन लाइन पे ध्यान देना है। ये mg की एक्शन लाइन एकदम कॉर्नर से पास होगी। कहां से पास होगी, कॉर्नर से। फिर जैसे ही आप इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और बढ़ाएंगे, अब ये mg की जो एक्शन लाइन है वो क्या होगी, वो अब जैसे ही इस पॉइंट को, इस कॉर्नर वाले पॉइंट को एक्सीड करेगी, वैसे ये टॉपल कर जाएगा। यानी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में mg की एक्शन लाइन हमेशा याद रखना इस कॉर्नर वाले पॉइंट से पास कर रही होगी। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ये इसी रिजिड बॉडी के लिए नहीं बल्कि किसी भी शिप के रिजिड बॉडी के लिए सही है, चाहे यहां क्यूब रखा हो, क्यूबॉइड रखा हो, चाहे यहां एक सिलेंडर रखा हो, चाहे कोन रखा हो, हमेशा अगर ये लुढ़कने ही वाला होगा तो mg की एक्शन लाइन कहां से पास हो रही होगी, कॉर्नर वाले पॉइंट से। तो अब इसके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने की बारी आए कि बताओ एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पे एक क्यूब रखा है, क्यूब का जो कोर का लेंथ है वो है a। बताओ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जहां तक कि जो क्यूब है वो बिना टॉपल किए उस इंक्लाइंड प्लेन पे रह सकता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ नहीं करना है, ये है इंक्लाइंड प्लेन, यही है थीटा मैक्स। यहां हमने रखा क्यूब, यहां mg की एक्शन लाइन कहां से पास हो रही है, कॉर्नर वाले पॉइंट से। हमें ये थीटा मैक्स ही निकालना है ना, इसको मान लेते हैं थीटा ही है। ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर कोर की लेंथ इसकी a है तो ये भी a/2 होगी और ये भी a/2 होगी। बस हमें फिगर बनाना है, हमें फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें नॉर्मल रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ फिगर बनाना है। इसमें बताओ अच्छा tan थीटा आप लोगे तो क्या आएगा, tan थीटा ये आएगा a/2 डिवाइडेड बाई a/2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कट जाएगा 1। थीटा की वैल्यू आएगी π/4 यानी कि 45 डिग्री। यही आंसर होगा। आप इसको हजारों दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो, आपका आंसर यही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो इसमें कह दिया जाए कि यहां पे ऐसे एक क्यूबॉइड है, क्या रखा हुआ है, क्यूबॉइड। इसमें भी फिगर सही बनना चाहिए। इसमें भी जब ये जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में होगा, mg की एक्शन लाइन कहां से पास होगी, इस पर्टिकुलर कॉर्नर से पास होगी। सपोज ये लेंथ है b और ये पूरा लेंथ है a। आपसे पूछा जाए बताओ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जहां तक कि ये टॉपल ना करे। फिगर बनाएंगे, mg की एक्शन लाइन यहीं से पास करेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये लेंथ आएगा b/2, ये हाइट आएगा a/2, tan थीटा इज इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे b/2 डिवाइडेड बाई a/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी tan इनवर्स b/a। यही वो थीटा होगा जिसके बाद जरा सा भी थीटा बढ़ेगा तो इस कोर के अबाउट ये जो क्यूबॉइड है वो स्लाइड कर जाएगा। फिर वैसे ही सपोज करो कि आपसे पूछ दें इसके लिए क्वेश्चन,
ये क्या है, ये एक सिलेंडर, फिसल नहीं वाला होगा तो क्या होगा, एक्शन लाइन कॉर्नर से पास करेगी। ये एंगल है थीटा, रेडियस मान लेते हैं r, इसकी पूरी हाइट मान लेते हैं h, तो ये कितना होगा h/2। tan थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा निकालेंगे r/h/2, क्यों भाई, r/h/2, तो ये आ जाएगा 2r/h। यहां से थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 2r/h। कुछ लोग इसमें फ्रिक्शन लगाते रहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं, इसका टॉर्क लेते हैं, उसका टॉर्क लेते हैं। अरे नहीं भाई, वो सब काम आपको नहीं करना। अगर ये फिसलने ही वाला होगा तो हमेशा याद रखना mg की एक्शन लाइन कहां से पास होगी, कॉर्नर से। बस फिगर बना के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, कोन भी तो रखा जा सकता है। कोन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, कोन वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है कोई राइट सर्कुलर कोन, इसका जो mg एक्ट करता है वो एक्ट करता है, अगर इसकी हाइट h है तो ये एक्ट करता है h/4 पे। कहां पे, h/4 पे। ये इसका रेडियस r, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में है। mg की एक्शन लाइन कहां से पास होगी, कॉर्नर से। एंगल कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई h/4, ये आएगा 4r/h। थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स 4r/h। अब इसमें ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि बॉडी जस्ट अबाउट टू टॉपल वाली कंडीशन में भी है और जस्ट अबाउट टू स्लाइड वाली कंडीशन में भी है। फिर उसमें आपसे अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। उस क्वेश्चन को भी करेंगे अगली वीडियो में। यहां एक और छोटी सी चीज आप समझो कि अगर टॉपलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद क्या होगा, है ना। आज की वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, इतना पहले आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। फिर अगली वीडियो भी टॉपलिंग पे ही होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा बाइक के स्टंट्स वगैरह। देखो टॉपलिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, इसको बोलते हैं डोमिनोज। फिगर में आप देख सकते हो, ऐसा आपने यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल से वीडियो वगैरह में देखा होगा, या ऐसे भी वीडियो आपने देखा होगा। उसमें कई तरह का स्ट्रक्चर लोग सजा देते हैं, फिर एक को टॉपल करवाते हैं, वो दूसरे पे गिरता है, फिर एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और अल्टीमेटली सारी चीजें टॉपल कर जाती हैं। वो भी एक टॉपलिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अभी क्या समझना है, इसी के बाद आप चाहे तो IMP नोट डालो। देखो ये है कोई ऑब्जेक्ट, हमने लगाया फोर्स, अब ये टॉपल करना शुरू कर दिया, स्लाइडिंग नहीं हो रही है, मान लो जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है। अगर इसमें इसका टॉपलिंग शुरू होगा तो अब ये इस कोर के अबाउट, ये तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, चलो 3 डायमेंशन में भी बना देते हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये ऐसे टॉपलिंग इसका स्टार्ट हो रहा है, mg लगेगा ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर अब ये ऐसे कुछ पोजीशन में आ जाएगा। अभी भी फोर्स की वैल्यू आप लगा रहे हो, फोर्स अभी भी आप इस पे अप्लाई कर रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो mg की एक्शन लाइन है वो इस कॉर्नर वाले पॉइंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। अगर यहीं पे हम इस f को हटा दें, विड्रॉ कर लें इस फोर्स को, तो क्या होगा, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम सोचें, यहां से एक तो पहले नॉर्मल रिएक्शन पास होगा, क्योंकि टॉपलिंग हो रही तो नॉर्मल रिएक्शन कॉर्नर वाले पॉइंट पे आ जाता है। अब इस पूरे रिजिड बॉडी का जो कांटेक्ट है वो इसी कोर पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहीं से लगेगा, नो डाउट। फ्रिक्शन भी यहीं से पास होगा, उन दोनों का टॉर्क हो गया 0, सिर्फ mg का टॉर्क मिलेगा और f का टॉर्क मिलेगा। इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स का टॉर्क होगा क्लॉकवाइज। फोर्स का टॉर्क ज्यादा है mg के टॉर्क से, इसलिए टॉपल कर रहा है। अगर इस फोर्स को हम विड्रॉ कर लें, फोर्स को हटा लें, तो क्या होगा, mg के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है वो वापस पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगा। घर पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई भी बॉटल वगैरह ले लेना, जब खाना खाना तो हल्का सा फोर्स लगाना, देखना जब वो टॉपल करेगा फिर फोर्स हटा लेना, देखना वो वापस पहले वाली सिचुएशन में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखें, तो बहुत हल्का डब्बा है, पता नहीं इसके साथ एक्सपेरिमेंट होगा या नहीं होगा, देखते हैं। फिर भी देखिए, हल्का सा फोर्स लगाया आपने, टॉपल किया, फोर्स हटा लेते हैं, अरे वाह, देखो ये वापस अपनी पहले वाली पोजीशन में आ गया। अब अगर
फोर्स की वैल्यू को हम बढ़ाते चले जाएं। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये इतना टिल्ट हो चुका होगा कि mg की एक्शन लाइन एकदम कॉर्नर से पास कर रही होगी। mg की एक्शन लाइन कहां से पास कर रही होगी? कॉर्नर से। अब अगर फोर्स की वैल्यू और बढ़ाई जाए, यानी अब इसको और थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए, तो जब ये इतना ज्यादा टिल्ट हो जाएगा ना कि mg की एक्शन लाइन इस कॉर्नर वाले पॉइंट से दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब अगर इस फोर्स को आप हटा भी लेते हो तो क्या होगा? बॉडी अब अपने पुराने पोजीशन में नहीं आएगी, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज होगा। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो ही है। अब ये mg इस कोर के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को टॉपल कर देगी, लुढ़का देगी। फिर क्या होगा? ये दूसरी तरफ गिर जाएगा। इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते इतना बढ़ाया, टॉपलिंग शुरू हुई, फोर्स आप लगाते रहे, और उसके बाद अगर आप फोर्स हटा भी लेंगे तो भी ये बॉडी दूसरी तरफ लुढ़क जाएगी, टॉपल कर जाएगी। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप टॉपलिंग का बेसिक आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा, कुछ क्वेश्चन भी समझ में आएंगे कि जो बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में जो बाइक से लोग स्टंट करते हैं ना, आपने देखा होगा, अगला पहिया कभी उड़ जाता है, कभी पिछला पहिया उड़ जाता है। सर्कुलर मोशन में भी कभी कभी टॉपलिंग हो जाती है, उसका केस देखेंगे और कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।